डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है हमारा हीटिंग इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट। ठीक है, तो इसमें हम चैप्टर में क्या क्या देखेंगे। इसमें हम हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट के बारे में जो जूल्स लॉ होता है उसको देखेंगे। व्हाट इज़ द कॉज ऑफ हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट, कि जो हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट है उसका कॉज क्या होता है, उसका रीज़न क्या होता है। हीट प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट, कि इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा कितनी हीट जो है वो आपकी प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सम इफ़ेक्ट ऑफ हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट्स एंड मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। और इसमें जो है हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जो है वो भी आपके करेंगे। तो ये पिक्चर जो है ये साइंटिस्ट जूल की है। तो हमें पता है कि जब भी किसी वायर में से आपका करंट फ्लो करता है तो वो वायर आपकी गर्म हो जाती है, उसी को ही हम क्या कहते हैं, जूल हीटिंग इफ़ेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये जो हम आप 10th क्लास में भी हम पढ़ के आए हुए हैं कि जब भी किसी वायर में से आपका करंट फ्लो करता है तो वो वायर जो है आपकी, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जब भी किसी वायर में से आपका करंट फ्लो करता है तो वायर वो आपकी गर्म हो जाती है। इसी को ही हम क्या कहते हैं, इसी को ही हम क्या कहते हैं, हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट और जूल्स हीटिंग इफ़ेक्ट, इसी को ही हम कहते हैं। तो यही आपका हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट होता है। ठीक है, तो इसमें यही आपको बताया गया है कि वेन एवर एन इलेक्ट्रिक करंट इज़ पास्ड थ्रू ए कंडक्टर, कि जैसे ही आप किसी कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हो तो कुछ टाइम के बाद वो आपकी हॉट हो जाती है, गर्म हो जाती है। इसी को ही हम क्या कहते हैं, हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट, या हिंदी में इसको कहते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। जो है ये हमने 10th क्लास में पढ़ा था इसको। तो इसका फिर हमने 10th क्लास में ये भी पढ़ा था कि ये जो हीटिंग इफ़ेक्ट है इसका हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे जो आपके वेरियस इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस होते हैं, हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट पे कौन कौन से आपके बेस्ड होते हैं। जो आपका बल्ब होता है वो भी आपका हीटिंग इफ़ेक्ट पे बेस्ड होता है। जो आपकी इलेक्ट्रिक फर्नेस होती है, इलेक्ट्रिक प्रेस होती है, गीज़र होता है, ठीक है, और हीट कन्वर्टर होता है, इमर्जन रोड जो होती है, ये सारे जो होते हैं आपके हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, जूल इन 1941 स्टडीड एक्सपेरिमेंटली, तो जूल ने ये 1941 में एक्सपेरिमेंटली स्टडी किया था इस फिनोमिना को, एंड केम टू द कंक्लूजन दैट अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन ए करंट आई फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर फॉर अ टाइम टी इज़ गिवन बाय। तो जूल ने क्या बताया कि अगर किसी भी वायर में से आपका करंट आई फ्लो कर रहा है किसी भी कंडक्टर में से, और अगर उसकी रेजिस्टेंस आर है और वो टी टाइम के लिए अगर आपका फ्लो करता है तो कितना हीट प्रोड्यूस होगा, आपका एच हीट प्रोड्यूस होगा। और ये एच हीट का जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग होता है ये किसके बराबर होता है, एच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वेयर आर टी। ठीक है, और हम इसको एच इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी, जो आंसर आएगा वो हमारा जूल में आएगा। और अगर हमें इसको कैलोरी में चेंज करना है तो हम इसको 4.2 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर हमारा कैलोरी में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इक्वेशन नंबर 1 इज़ नोन एज द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि किसी भी वायर को जो आपकी गर्म हो रही है, हीट हो रही है, वो करंट के स्क्वायर पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो करंट के स्क्वायर पे डिपेंड करती है और रेजिस्टेंस की 1 पावर पे डिपेंड करती है और टेम्परेचर यानी कि टाइम पे वो आपकी डिपेंड करती है। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया आपका आई स्क्वायर आर टी, तो ये आंसर आपका जूल में आएगा। और अगर आप इसको 4.2 से डिवाइड कर दोगे तो ये आंसर आपका कैलोरी में चेंज हो जाएगा। तो ये हो गया आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। नेक्स्ट है फिर आपका कोज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, यानी कि ऐसा क्यों होता है जब भी हम किसी वायर में से करंट फ्लो करते हैं तो वो वायर आपकी गर्म हो जाती है, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका क्या रीज़न होता है। व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस इज़ अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर, तो जब भी हम किसी कंडक्टर के अक्रॉस कोई बैटरी कनेक्ट करते हैं तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस आपका डेवलप हो जाता है। ठीक है, और उस कंडक्टर में आपकी क्या डेवलप हो जाती है, उस कंडक्टर में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपकी डेवलप हो जाती है। जैसे ही आप बैटरी कनेक्ट करते हो तो कंडक्टर के अक्रॉस आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है। ठीक है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ए कंडक्टर गेट्स एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो जैसे कि ये आपका कंडक्टर है ऐसे, तो यहाँ पे बैटरी का अगर पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पे बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, तो इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके पॉजिटिव
एंड की तरफ मूव करेंगे, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन आपके पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं तो इनके रास्ते में जो भी आपके बहुत सारे एटम्स हैं या दूसरे आयंस हैं, ये उनके साथ क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। और कोलाइड करने से जो अपनी इनके पास एनर्जी थी, जो काइनेटिक एनर्जी थी, वो दूसरे एटम्स या आयंस को भी ये क्या कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। और इससे जो है पूरा कंडक्टर जो है वो आपका हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो यही इसमें बताया गया है। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर के अंदर, वो आपके एक्सेलरेट करते हैं क्योंकि आपने बैटरी लगाई हुई है। ठीक है, और जैसे ही वो आपके एक्सेलरेट करते हैं तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपकी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या होगा, ठीक है, थर्मल मोशन की वजह से यानी कि टेम्परेचर की वजह से तो उनमें मूवमेंट होता ही है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब वो एक्सीलरेट करते हैं तब उनकी काइनेटिक एनर्जी आपकी फिर से बढ़ जाती है। तो इससे फिर क्या होगा, उनके रास्ते में जो भी आपके एटम्स आएंगे या आयंस आएंगे उनके साथ वो कोलाइड करेंगे और अपनी जो एनर्जी है, अपनी जो काइनेटिक एनर्जी है वो उनको ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो आपका पूरे कंडक्टर का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, एंड यही रीज़न होता है, दैट इज़ वाई द कंडक्टर गेट्स हीटेड। इसी वजह से जो आपका कंडक्टर है वो आपका हीट करता है ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। ठीक है, तो यही था, हमने यही बताया है इसका कि कॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है कि जब भी हम किसी वायर में से करंट फ्लो कराते हैं तो वो वायर आपकी क्यों गर्म होती है, क्योंकि आपने बैटरी लगाई। बैटरी लगाने से जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन आपके एक्सेलरेट करेंगे और जैसे ही वो एक्सेलरेट करते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और अपने रास्ते में जो भी एटम या आयन उनको मिलता है उसके साथ वो टकराते हैं और अपनी एनर्जी उनको ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिसकी वजह से सारे एटम्स या आयंस जो हैं वो भी काइनेटिक एनर्जी को गेन कर लेते हैं और वो आपके हीट हो जाती है। कंडक्टर जो है वो आपका इस तरीके से हीट अप हो जाता है ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें हम फॉर्मूला देखेंगे कि आपका जो फॉर्मूला होता है वो क्या फॉर्मूला होता है, हीट प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो आपकी हीट प्रोड्यूस्ड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का जो फॉर्मूला होता है H=WI²RT। ठीक है, तो ये इसमें बताया गया है कि ये फॉर्मूला जो है आपका ये कैसे आया है। तो यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस है, आपकी रेजिस्टेंस R, यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस आपको गिवन है और इसके अक्रॉस आपने ये जो है एक बैटरी कनेक्ट की गई है। ठीक है, इसमें से कौन सा करंट फ्लो कर रहा है, I करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे, तो V जो है कंडक्टर जो है आपका AB है और जो उस कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो कितनी रेजिस्टेंस है कंडक्टर की, कंडक्टर का मतलब कोई भी कंडक्टर हो सकता है, ये कोई वायर भी हो सकती है, उसकी रेजिस्टेंस जो हमें गिवन है वो R रेजिस्टेंस गिवन है। और जो हमने बैटरी का पोटेंशियल लगाया है वो हमने लगाया है कंडक्टर के अक्रॉस, जो पोटेंशियल हमने लगाया है, ये जो बैटरी है इसकी वोल्टेज कितनी है V, और जो करंट इसमें फ़्लो कर रहा है वो करंट आपका कितना है, I करंट जो है वो इसमें से आपका फ़्लो कर रहा है। और कितने टाइम के लिए फ़्लो कर रहा है ये करंट आपका T टाइम के लिए फ़्लो कर रहा है। ठीक है, I इज़ द अमाउंट ऑफ करंट है, R इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर है, V जो है इसकी वोल्टेज है और T जो है टाइम है, जितने टाइम के लिए करंट आपका फ़्लो करता है। ठीक है, तो हमें पता है कि करंट का फॉर्मूला किसके बराबर होता है, I=Q/T। तो ये आपका करंट का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से जो Q की वैल्यू हो जाएगी तो Q किसके बराबर हो जाएगा, यानी कि चार्ज विल बी इक्वल टू करंट इनटू टाइम। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे, तो यहीं पे दिया हुआ है आपको कि टोटल चार्ज जो है आपका T टाइम में कितना फ्लो करेगा, Q=I/T। ठीक है, तो ये हम पढ़ चुके हैं। तो वर्क डन हमें कितना करना पड़ेगा, Q चार्ज को A से B तक ले जाने के लिए, तो यानी कि हमें यहाँ पे कोई भी आपका Q चार्ज है उसे हमें A से B तक ले जाना है, Q चार्ज को हमें A से B तक ले जाना है, तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन हमें पता है किसके बराबर होता है, Q/V के बराबर, ये हम पढ़ चुके हैं। Q/V के बराबर ये हमारा वर्क डन होता है। ठीक है, तो हमारा जो वर्क डन होता है वो Q/V के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो जो कितना वर्क डन हमें चार्ज Q को A से B तक ले जाने में करना पड़ेगा, W=V×Q। ठीक है, तो Q की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, Q की वैल्यू हमें पता है किसके बराबर है, I/T। तो ये वाली वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका VIT। ठीक है,
Q की जगह हमने IT पुट किया और V जो है आपका एज इट इज़ है। तो V किसके बराबर होता है ओम्स लॉ से, V इज इक्वल टू IR, तो वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। V की जगह IR पुट कर देंगे और Q की जगह IT की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा कितना वर्क डन हमें करना पड़ा, हमें कितना वर्क डन करना पड़ा, I² R इंटू T। तो ये जो वर्क डन है ये हमारा किस में आएगा, जूल में आएगा। ठीक है, तो ये वर्क डन हो गया हमारा। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चार्ज Q को ले जाने के लिए हमें कितना वर्क डन करना पड़ा, I² R इंटू टी। इसी वर्क डन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक वर्क डन कहते हैं। और यही वर्क डन जो है ये हमारा किसके अक्रॉस कौन सा अपीयर होगा, यही अमाउंट ऑफ वर्क डन जो है हमारा ये हीट के रूप में अपीयर होता है। ठीक है, यही वर्क डन जो होता है ये हमारा हीट के रूप में अपीयर होता है। देन अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, तो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड किसके बराबर होगी, जितना हमने वर्क डन किया है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चार्ज को ले जाने के लिए, उसी वर्क डन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक वर्क डन। और वही वर्क डन जो है वो हमारा हीट में अपीयर हो जाता है। तो जितना वर्क डन हमने किया वो किसके बराबर होगा, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड। तो हमने कितना वर्क डन किया, I² R इंटू टी। ठीक है, तो ये आपका जूल में आएगा। और अगर हमें इसे कैलोरी में चेंज करना है, वर्क डन को अगर हमें कैलोरी में या हीट को अगर हमें कैलोरी में चेंज करना है तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, 4.2 से भी हम डिवाइड कर सकते हैं या 4.18 से भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। जूल को कैलोरी में चेंज करने के लिए हम इससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये था आपका सिंपल जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हमें क्या बताता है कि जो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड है किसी भी कंडक्टर में वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, स्क्वायर ऑफ द करंट के थ्रू द कंडक्टर। तो किसी भी कंडक्टर में जितना करंट आपका फ्लो कर रहा है ये उसके स्क्वायर पे डिपेंड करता है, क्योंकि इसके फॉर्मूले में क्या आ रहा है आपका I²। तो ये करंट के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। ठीक है, और रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, तो ये कंडक्टर की रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है। और किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, यानी कि कितने टाइम के लिए करंट आपका फ्लो कर रहा है इन ए कंडक्टर। ठीक है, तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग यानी कि कितनी जो तार आपकी कितनी जल्दी गर्म होगी, वायर आपकी कितनी जल्दी गर्म होगी, वो डिपेंड कर रहा है कि कितना करंट आप में फ्लो करा रहे हो। अगर कम करंट फ्लो करा रहे हो तो वायर आपकी कम हीट होगी, और ज़्यादा करंट फ्लो करा रहे हो तो वायर आपकी ज़्यादा हीट होगी। वायर की रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो वायर आपकी ज़्यादा हीट होगी। और अगर कम टाइम के लिए फ़्लो करा रहे हो करंट तो वायर आपकी कम गर्म होगी, और ज़्यादा टाइम के लिए करंट को फ्लो करा रहे हो तो वायर आपकी ज़्यादा हीट होगी। तो ये था आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग या हीट प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक पावर। तो ये जो है ये भी आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, पावर इज़ द रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, तो जो आपकी पावर होती है दैट इज़ द रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो इसमें ये सिंपल डेफिनेशन आपकी लिखी है, द रेट एट विच इलेक्ट्रिक वर्क इज़ डन बाय द सोर्स ऑफ EMF इन मेंटेनिंग द करंट इन द सर्किट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक पावर ऑफ द सर्किट। ठीक है, तो पावर हमें पता है रेट ऑफ डूइंग वर्क होती है। तो कितने वो रेट जिस पे हमारा इलेक्ट्रिक वर्क जो है बैटरी को करना पड़ेगा टू मेंटेन द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट, यानी कि सर्किट में करंट को मेंटेन करने के लिए बैटरी को कितना काम करना पड़ेगा, उसी के रेट को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। ठीक है, तो फिर इसमें ये दिया हुआ है कि अगर करंट जो है आपका वो I फ्लो कर रहा है, रेजिस्टेंस कंडक्टर की जो है वो R रेजिस्टेंस है, और कितने टाइम के लिए करंट आपका फ्लो कर रहा है, T टाइम के लिए करंट आपका फ्लो कर रहा है, और कितना पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी का V वोल्ट का। ठीक है, तो हमें पता है कितना वर्क डन करना पड़ेगा, अभी हमने निकाला है वर्क डन, हम निकाला है अभी हमने। तो कितना इलेक्ट्रिक वर्क डन हमें करना पड़ेगा, VIT ये अभी हमने निकाला है, क्योंकि हमें पता है W किसके बराबर होता है, Q इंटू V। ठीक है, और Q किसके बराबर होता है, I इंटू T, और ये V। तो कितना वर्क डन हमें करना पड़ रहा है करंट को मेंटेन करने के लिए, वो किसके बराबर आ गया, VIT जूल। फिर हमें रेट निकालना है, इसका मतलब इसको हमें टाइम से डिवाइड करना है। तो इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला हमें पता है, P बराबर W/T होता है। ठीक है, P बराबर W/T होता है। तो W की वैल्यू हमने पुट कर ली यहाँ पे VIT, और T की वैल्यू है। ठीक है, तो ये T से ये T आपका कैंसिल हो जाएगा, तो पावर की वैल्यू आपकी क्या बचेगी, V इंटू I। ठीक है, तो पावर का आपका जो ऐसा यूनिट होता है जूल पर सेकंड होता है, और दूसरा जो इसी को ही हम क्या कहते हैं, वाट भी कहते हैं। ठीक है, तो फिर ये दिया हुआ है कि जो पावर आपकी वाट होती है कब, जब आपकी वोल्टेज जो है वोल्ट में होता है,
और करंट को हम किस में लेते हैं, एम्पियर में लेते हैं, तो पावर आपकी किस में आएगी, आपकी वाट में आएगी। फिर हमने देखा कि जो आपकी 1 वाट होती है वो किसके बराबर होती है, 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, ठीक है। P बराबर VI होती है, तो पावर जो है वो 1 वाट कब होगी, जब वोल्टेज की वैल्यू जो है वो आपकी 1 वोल्ट होगी और करंट की वैल्यू जो है वो आपकी 1 एम्पियर होगी, तो पावर आपकी कितनी आएगी, 1 वाट आएगी या 1 वॉट आएगी, ठीक है। फिर इसमें दिया हुआ है जो बिगर यूनिट्स होती हैं उसको हम किलोवाट भी कहते हैं, तो किलोवाट में जो होते हैं वो आपके 10⁻³ वाट होते हैं, और मेगावाट जो होता है उसमें कितने होते हैं, आपके 10⁻6 जो होते हैं वो आपके मेगावाट में होते हैं। इसके बाद फिर ये 2 फॉर्मूले यहाँ पे बताए हुए हैं आपके कि V=IR है और I=V/R है। तो पावर के जो है 2 फॉर्मूले हैं हमारे पास, यहाँ पे 3 फॉर्मूले पावर के हमारे पास हैं यहाँ पे। पहला फॉर्मूला है P बराबर VI, ये डिपेंड करेगा कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, न्यूमेरिकल्स में हमें कौन सी चीज़ गिवन है उसी के हिसाब से हम पावर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो पहला फॉर्मूला है VI, दूसरा फॉर्मूला है आपका I²R और तीसरा फॉर्मूला है आपका V²/R, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूले आपको पावर के याद करने हैं। तो इसमें नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपका दिया गया है, एक बल्ब है, उस बल्ब की जो रजिस्टेंस है वो कितनी गिवन है आपको, 484। बल्ब की रेजिस्टेंस कितनी गिवन है आपको, 484 ओम, और आपने कितनी वोल्टेज से उसको कनेक्ट किया है, 220 वोल्टेज के साथ आपने उसको कनेक्ट किया है। तो आपको बताना है कि जो बल्ब की इलेक्ट्रिक पावर कितनी होगी। तो इसमें हमें किस किस की वैल्यू दी गई है, हमारे पास पावर के 3 फॉर्मूले हैं, तो यहाँ पे हमें वोल्टेज की वैल्यू दी गई है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, P=V²/R वाला फॉर्मूला जो है हम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। तो वोल्टेज की वैल्यू सिंपल हमने इसमें पुट कर दिया V²/R में, तो V की वैल्यू हम पुट करेंगे 220 वोल्ट, रेजिस्टेंस की वैल्यू हम पुट करेंगे 484 वोल्ट, तो इसका आंसर कितना आएगा, 100 वाट। तो बल्ब की पावर कितनी होगी, 100 वाट, ठीक है। नेक्स्ट फिर सिंपल क्वेश्चन इसमें दिया गया है, हाउ मच करंट इज ड्रॉन बाय ए मोटर ऑफ 0.5 हॉर्स पावर फ्रॉम 220 वोल्ट सप्लाई। तो इसमें क्या दिया गया है कि कोई भी एक मोटर है उसकी पावर कितनी दी गई है, 0.5 हॉर्स पावर, और वोल्टेज का जो सोर्स है वो आपको कितना गिवन है। तो यहाँ पे हमें दिया गया है कि इसकी पावर है हॉर्स पावर में दी गई है, ये आपकी 0.5 हॉर्स पावर, ये इसकी पावर दी गई है, यानी कि ये हमें P की वैल्यू गिवन है, और वोल्टेज हमें कितनी गिवन है, 220 वोल्ट, ठीक है। तो इसमें हम करंट की वैल्यू निकालनी है, तो हम सिंपल फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, P=VI वाला फॉर्मूला जो है हम इसमें लगाएंगे। तो हमें यहाँ पे हॉर्स पावर को किस में चेंज करना है, इसको हमें, तो जो आपकी 1 हॉर्स पावर होती है, 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं आपके, 746 वाट होते हैं, ठीक है। 1 हॉर्स पावर = 746 वाट। तो 1 हॉर्स पावर में आपके कितने वाट होते हैं, 746 वाट होते हैं, ठीक है। तो हॉर्स पावर को हम वाट में चेंज कर लेंगे, तो पावर आपकी कितनी बन जाएगी, 0.5 हॉर्स पावर दी गई है, तो इसको वाट में चेंज करने के लिए हमने इसको 746 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। तो अब हमें करंट निकालना है, तो करंट सिंपल हमारा किससे निकल जाएगा, आपका P/V से। तो P की वैल्यू हो गई आपकी 0.5 × 746, और वोल्टेज की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 220। तो करंट कितना ड्रॉ आएगा आपका, 1.7 एम्पियर। इसके बाद फिर नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये भी जो है हम 10th क्लास में पढ़ के आए हुए हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी क्या होती है, इट इज़ अ कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क और कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। तो पावर जो हमने निकाली थी वो उसको हमने क्या पढ़ा था, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो कितने टाइम में हम कितना काम कर रहे हैं उसी को ही हम पावर कहते हैं, P = W/T। और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो वर्क डन के ही बराबर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, द टोटल इलेक्ट्रिक वर्क डन और एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स ऑफ EMF इन मेंटेनिंग द करंट in an electric circuit for a given time is called the electrical energy consumed in the circuit। तो कितना वर्क डन हम कर रहे हैं करंट को मेंटेन करने के लिए, सर्किट में कितना वर्क डन हम कर रहे हैं करंट को मेंटेन करने के लिए सर्किट में, उसी को ही हम क्या कहते हैं, उसी को ही हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो जो आपका रेट वर्क डन होता है वही आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बराबर होता है, ठीक है। तो वर्क डन का फिर हम देखते हैं यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है W से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको, और ये अभी हमने निकाला था, ये VIT के बराबर होती है, ठीक है।
P किसके बराबर होता है, P जो होता है आपका ये VI के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो VI है उसको हमने क्या लिख लिया, P लिख लिया। तो वर्क डन का फॉर्मूला आपका क्या बन गया, वर्क डन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पावर इनटू टाइम। तो W जो है वो आपका किसके बराबर आ गया, W इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो हमें पता है SI यूनिट किसके बराबर होता है, जूल के बराबर होता है। इसका जो SI यूनिट होता है एनर्जी का वो जूल होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम देख लेंगे कि जूल किसी भी वर्क डन की वैल्यू आपकी 1 जूल कब होगी, जब वोल्टेज की वैल्यू आपकी 1 वोल्ट होगी, करंट की वैल्यू आपकी 1 एम्पियर होगी और टाइम की वैल्यू आपकी 1 सेकेंड होगी। ठीक है, तो वोल्ट एम्पियर को हम इसको और दूसरी फॉर्म में क्या लिख सकते हैं कि जब पावर की वैल्यू आपकी 1 वाट होगी और टाइम की वैल्यू आपकी 1 सेकेंड होगी, तो हम कह सकते हैं कि जो आपका वर्क डन है वो किसके बराबर होगा, 1 जूल के बराबर होगा। फिर ये भी हम 10th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं कि जो आपका बिजली का बिल वगैरह आता है वो आपका किलोवाट यूनिट्स में आता है। ठीक है, और यूनिट्स में उसको हम किस में चेंज करते हैं, किलोवाट आवर में चेंज करते हैं। तो जो आपकी कमर्शियल यूनिट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, ठीक है, वो आपकी किलोवाट आवर होती है। तो जो कमर्शियल यूनिट होती है आपकी कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, वो क्या होती है, किलोवाट आवर, और इसको हम किलोवाट घंटा भी कहते हैं। तो हम इसकी वैल्यू निकालेंगे कि जो आपकी 1 किलोवाट आवर होती है वो किसके बराबर होती है, 1 किलोवाट गुना 1 आवर। तो 1 किलोवाट में कितने वाट हो गए आपके, 1000 वाट, और 1 आवर में 1 आवर। ठीक है, तो 1 किलोवाट आवर इज़ द टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ऑफ पावर 1 किलोवाट वर्क्स फॉर 1 आवर। यानी कि अगर आपके पास कोई भी 1 किलोवाट आवर जो है वो कितनी टोटल एनर्जी होगी कि जब आपका 1 किलोवाट पावर का कोई भी अप्लायंस है और वो 1 घंटे के लिए अगर आपका वर्क कर रहा है, यानी कि कोई भी आपका एपरेटस है 1 किलोवाट आवर का एपरेटस है और वो 1 घंटे के लिए अगर आपका काम कर रहा है, तो उसकी जो एनर्जी कंज्यूम्ड होगी उसने कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, वो 1 किलोवाट आवर की। ठीक है, तो 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या है कि अगर आपके पास 1 किलोवाट का कोई भी एपरेटस है वो चला रहे हो आप, ठीक है, तो अगर वो कितने घंटे के लिए चल रहा है आपका, वो 1 घंटे के लिए चल रहा है, तो कितनी एनर्जी को कंज्यूम करेगा, कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी आपकी, 1 किलोवाट आवर एनर्जी जो है ये आपकी कंज्यूम होगी। तो यहाँ से हम देख लेंगे फिर यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला आपका क्या निकलेगा, VIT। ठीक है, और इसको हमने V को, दूसरा फॉर्मूला इसका बना आपका I²RT, और तीसरा फॉर्मूला है आपका V²T/R। इसके बाद फिर यहाँ पे क्वेश्चन आपको गिवन है, ए बल्ब ऑफ 100 वाट इज़ ऑपरेटिंग 4-6 आवर्स ए डे। यानी कि एक बल्ब है आपका कितने वाट का है, वो आपका 100 वाट का है, और दिन में कितना चल रहा है, वो आपका 6 घंटे जो है वो आपका दिन में चल रहा है, ऑपरेट कर रहा है। तो फाइंड्स द यूनिट्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन 7 डेज़। तो 7 डेज़ में वो कितनी एनर्जी कंज्यूम कर लेगा वो आपको निकालना है। ठीक है, तो इसमें गिवन है आपका कोई भी जो बल्ब है वो 100 वाट का है और एक दिन में वो कितने घंटे चलता है, 6 आवर्स ऑपरेट करता है। तो अगर हम 7 डेज़ में वो कितनी एनर्जी को कंज्यूम कर लेगा, तो एनर्जी का फॉर्मूला हम इसमें लगाएंगे, क्योंकि एनर्जी पूछी है तो एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है, सिंपल पावर इनटू टाइम होता है। ठीक है, तो पावर कितनी दी गई है हमें, 100 वाट, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। ठीक है, और टाइम कितना दिया गया है, 6 आवर्स, एक दिन के 6 आवर्स हैं। ठीक है, और अगर फिर हम उसको कितने दिन के लिए चला रहे हैं, 7 डेज़ के लिए चला रहे हैं, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 100। तो 100 हो गई उसकी पावर, और टाइम 6 आवर्स है, और फिर 7 डेज़ को हम उससे 7 डेज से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये पूरा आ जाएगा आपका 100 × 6 × 7 वाट आवर। ठीक है, फिर हमें वाट आवर को किलो वाट आवर में चेंज किया है, तो इसको हमें कमर्शियल यूनिट में चेंज करने के लिए हमें इसे किलो वाट घंटे में चेंज करना है। तो ये जो है ये हमारा वाट आवर में है, तो इसको किलो वाट आवर में चेंज करने के लिए हम इसको 1000 से जो है वो डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर फिर हमारे पास क्या आएगा, 4.2 यूनिट्स हमारी आएंगी। तो कितनी यूनिट्स ये कंज्यूम करेगा, ये 4.2 यूनिट्स जो है ये कंज्यूम करेगा। तो हमें क्या दिया गया था कि कोई भी जो बल्ब है वो आपका 100 वाट का है, और एक दिन में अगर वो 6 घंटे चलता है आपका, और अगर आप उसको 7 डेज़ तक चलाते हो, तो कितने यूनिट्स जो है वो कंज्यूम करेगा, तो वो 4.2 यूनिट्स जो है वो कंज्यूम करेगा। फिर इसमें दिया गया है
जूल हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज़ कॉमन टू बोथ AC एंड DC। तो चाहे हम AC वोल्टेज AC करंट यूज़ करें, चाहे हम DC करंट यूज़ करें, ठीक है, दोनों के लिए जो है आपका जूल हीटिंग इफेक्ट वो जो होता है वो सेम होता है, ठीक है। तो जूल हीटिंग इफेक्ट जो है वो आपका सेम होता है, चाहे आप AC करंट को इस्तेमाल करो, चाहे आप DC करंट को इस्तेमाल करो, ठीक है। दैट इज़ वाई इंस्ट्रूमेंट और इलेक्ट्रिक अप्लायंस सच एज हीटर, प्रेस, गीज़र, टोस्टर जो हैं ये आपके दोनों के लिए वर्क करते हैं, AC से भी और DC से भी। तो फिर इसने कहा है कि अगर रजिस्टेंसेस आपकी सीरीज़ में कनेक्ट होंगी तो हमें पता है कि अगर हम सीरीज़ में कोई भी रेजिस्टेंस कनेक्ट होती हैं तो उसमें से जो करंट होता है वो आपका सेम होता है, करंट की वैल्यू जो होती है वो दोनों में सेम होती है, ठीक है। तो इसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे पावर के लिए, P = I²R, ठीक है, P = I²R, ठीक है। और जो V होगा वो किसके बराबर होगा, V = IR के बराबर होगा। और अगर आपकी रजिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्ट हैं, अगर रजिस्टेंसेस आपकी पैरेलल में कनेक्ट हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, पैरेलल में कनेक्ट कैसे होती हैं आपकी, अगर हम ऐसे कनेक्ट करते हैं तो पैरेलल में क्या सेम होती है आपकी, वोल्टेज सेम होती है। तो इसमें पावर का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, V²/R, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर रजिस्टेंस आपकी सीरीज़ में कनेक्ट है तो करंट की वैल्यू सेम होगी और इसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, P = I²R। और अगर रजिस्टेंस आपकी पैरेलल में कनेक्ट है तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, P = V²/R, ठीक है। तो यहाँ से हम इसमें लिखेंगे इसको